अंधी सास की 5 बिगड़ी हुई बहुएं। यूपी के गांव में ममता अपनी 5 बिगड़ी हुई बहू के साथ रहती थी। कैसे रहती थी या आप खुद ही देख लीजिए। सुबह सुबह ममता पूजा कर रही थी, वहीं उसका पति शंकर कुर्सी पर पैर फैलाए अखबार पढ़ रहा था। तभी ममता पूजा खत्म करके कहती है, हे भगवान, इतनी देर हो गई, मैंने पूजा खत्म कर ली पर 5 मूर्तियों से नीचे नहीं आया गया। अभी आवाज लगाती हूँ। और आप क्या मशरूफ होकर अखबार पढ़ रहे हैं? प्रसाद लीजिए ना। अरे लेता हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं ना तो आरती करूं? ऊपर से मेरे बेटे भी पता नहीं कहाँ हैं, आए नहीं अभी तक। ममता इतना कहती है कि उसके 5 बेटे सूट बूट में तैयार होकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ हम आ गए। देखा, मेरे 5 बेटे आकर खड़े हो गए, लेकिन वो 5 महारानियां अभी तक नहीं आई। माँ, आज हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। हाँ माँ, बाय। कहाँ रह गई 5? निकिता बहू, पल्लवी, मोनिका, पायल, किंजल, अरे आओ। ममता की भारी आवाज सुन चारों बहू खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जी माँ जी, कब से बुला रही हूँ मैं, आई क्यों नहीं तुम 5? अरे ये पायल बहू क्यों नहीं आई है? कहाँ है वो? माँ जी, हो सकता है देवरानी जी नहा रही हो, वो देर तक सो रही थी ना। अच्छा। तभी पायल नहाकर टॉवल में सीढ़ियों से नीचे आते हुई कहती है, माँ जी मैं ये रही, आपने बुलाया और मैं चली आई। ओपो, ये क्या, ये तो टॉवल में ही नीचे आ गई। शिव 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 शिव। राम राम राम। बहू ये सब क्या है? अरे शर्म नहीं आती क्या? ऐसे कैसे तू तौलिए में नीचे आ सकती है? कपड़े तो पहन के आती। मुझे आप इतनी आवाज दे रही थी कि मैं टॉवल में ही आ गई। अब बोलिए, आपको क्या कहना है? हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ बहू? अरे आप क्या कर रहे हैं? हाँ जाइए, आपकी बहू को तो कोई लाज शर्म है नहीं। हाँ जाता हूँ। अरे माँ जी, पायल दीदी ने तो अपने टॉवल अवतार से सबको घायल ही कर दिया। देखा माँ जी, आप सब शॉक्ड हो गए ना। अरे मोनिका बहू, तू और बोल ले ऐसे। और पायल बहू, मुझे नहीं पता था शादी के 2 दिन बाद ही तू अपना ये रूप मुझे दिखाएगी। इसलिए मुझे लव मैरिज पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम आजकल की लड़कियां बेशरम, बिगड़ी, बेहया होती हो। अरे ससुर के सामने ऐसे आने की क्या जरूरत थी? ठीक है माँ जी, मैं अब से उनके सामने नहीं, सिर्फ आपके सामने ही आया करूंगी। वो क्या है ना माँ जी, नहाने के बाद मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। शिव 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 शिव। पायल बहू, तू साड़ी पहन ले। और तुम सब मुंह क्या देख रही हो? जाओ घर के काम करो। जी माँ जी। सास की बात सुनकर चारों घर का काम करने लग जाती हैं और पायल अपने कमरे में चली जाती है। 2 घंटे बाद ममता अपनी 5 बहू से कहती है, सुनो तुम सब, मैं वृंदावन मंदिर जा रही हूँ। तुम्हारे ससुर जी भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हैं, महीने भर बाद आएंगे और मैं कल आऊंगी, तो तुम सब घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। ममता के घर से जाते ही 5 बहुएं कहती हैं, चलो शुक्र है माँ जी गई, जब देखो शेर की तरह घुर्राती रहेंगी। जब देखो बहू ये करो वो करो। ये तो सही बोला दीदी आपने, माँ जी से बहुत डर लगता है, उनके आगे तो हमारी एक नहीं चलती। आज बहुत अच्छा दिन है, आज कोई नहीं, इसलिए हम सब पार्टी करेंगे। और हाँ दीदी, सब शॉर्ट ड्रेस पहन के पार्टी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते ही 5 बहुएं शॉर्ट ड्रेस और ढेर सारा मेकअप करके रूम में डिस्को दीवाने करने लगती हैं। डिस्को दीवाने, आहा आहा। अब दूसरा। It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी नागिन, गिन 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 गिन। 5 बहुएं नागिन डांस कर रही थी। पतियों के आने तक 5 बहुएं खूब मजे करती हैं, फिर उनके आते ही पहले जैसी नॉर्मल हो जाती हैं। अगले दिन जब ममता घर लौट रही थी तो कार एक्सीडेंट से उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। छड़ी के साथ एक औरत उसे घर छोड़ने आती है। तभी बड़ी बहू पल्लवी कहती है, माँ जी ये आपको क्या हुआ? आपकी आंखें कैसे चली गईं? बेटा एक्सीडेंट हुआ था, उसी वजह से बस। बहू तेरे ससुर जी आए क्या? नहीं माँ जी, शुक्रिया आंटी माँ जी को घर पर छोड़ने के लिए। ये कहते ही वो औरत चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। 5 बहुएं सास का ख्याल रखती हैं, पर एक दिन कहती हैं, बस बहुत हो गया दीदी, अपनी सास की कितनी सेवा करोगी? अब तो वो हमें देख भी नहीं सकती और ससुर जी भी आने में वक्त लगाएंगे। अब तो घर पर हम 5 का ही राज रहेगा, तो क्यों ना अपनी मर्जी से रहें। ये पायल ने बहुत अच्छा कहा है,
सास सो रही होती है तो पल्लवी हेडफोन लगाकर साफ सफाई करती है। वहीं निकिता पान चबाकर टीवी देखती है। तीसरी किंजल पबजी खेलने में लगी होती है और मोनिका अपने कमरे में हुक्का पीकर नाचती है। और सबसे ज्यादा बिगड़ी पायल बहू नहाकर टॉवल में पूरे घर में टहल रही होती है। तभी किंजल कहती है, अरे पायल, तुम फिर से तौलिए में घूमने लगी। ऐसे क्या मजा आता है तुम्हें? लेकिन ऐसे घूमने में मजा बहुत आता है, एकदम फ्री। और वैसे भी माँ जी तो अंधी हो गई है, तुम मुझे ऐसे देखकर क्या ही चिल्लाएंगी। ये भी सही है। तभी ममता को जोर जोर से खांसी आती है और वो पानी पीने के लिए बहू को आवाज लगाती है, पल्लवी, निकिता बहू, मोनिका बहू, अरे कोई है? कोई तो सुन लो मुझे। किंजल, पायल, पल्लवी कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। ममता छड़ी के सहारे रसोई में आती है तो उसे तेज आवाज के गाने सुनाई देते हैं। वो खुद ही पानी लेकर पीती है तो पल्लवी कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे बता देती, मैं कुछ दे देती। मैंने तुम सबको बहुत आवाज लगाई पर किसी ने नहीं सुना, तो मैं खुद ही आ गई। जरा पांचों बहुओं अभी आओ। निकिता, पायल, किंजल, मोनिका। जी माँ जी, बोलिए। हाँ माँ जी, कहिए, कोई काम है क्या? अरे निकिता बहू, तू ये सब कैसे बोल रही है? गुटखा खा रही है क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं पान चबा रही हूँ। आप खाओगी? नहीं नहीं। और ये अजीब सी बदबू कैसी है? वो माँ जी, मोनिका दीदी अभी हुक्का पी रही थी। हे भगवान, को और कलयुग आ गया तो हमारे घर में हुक्का लिया है। तुझे तो पता है ना, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, हुक्का ही तो पिया। आपकी छोटी बहू का आपके सामने टॉवल लपेटे खड़ी हुई है, आपकी अंधी आंखों का फायदा उठा रही है। पायल बहू, तू फिर से ये सब? हाँ तो क्या हो गया माँ जी, आप तो देख नहीं सकती। और मैं अकेले थोड़ी हूँ, बड़ी दीदी हेडफोन लगाए बैठी इसलिए आपको पानी नहीं दे पाई। दूसरी दीदी पान खा रही है, एक हुक्का पी रही है, एक तो पबजी में लगी हुई है। अभी तो मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, तुमने तो मेरी अंधी आंखों का फायदा उठाकर बिगड़ी बहुओं का अवार्ड ही जीत लिया। तुम पांचों ऐसे करोगी मुझे पता भी नहीं था। भला तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या तुम्हें किसी चीज के लिए रोकती टोकती हूँ? हाँ माँ जी, अभी भी आप यही सब तो कर रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। ये कहते ही ममता अपने कमरे में चली जाती है। शाम को कहती है, किंजल बहू, मुझे अपनी दवाई नहीं मिल रही है, जरा दवाई दे दे। लो, माँ जी का फिर से डंका बज गया। किंजल सास को दवाई देकर आ जाती है। वक्त बीतता है। ममता की पांचों बिगड़ी हुई बहुएं उसके अंधे होने का फायदा उठाकर उसे नजरअंदाज करती हैं। या तो उसका ठीक से काम नहीं करती और जुबान भी लड़ाती थी। वक्त के साथ ममता हर चीज महसूस करने लगती है कि उसकी बहुएं क्या क्या करती हैं। पता नहीं कौन से पाप के कर्म भुगत रही हूँ जो मेरी पांचों बहुएं मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अब तो मुझे अपने बेटों से उनकी बीवियों की करामात को बताना ही होगा। ममता अपने बेटों को सब कुछ बता देती है, जिससे पांचों बेटा अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप फिक्र मत करिए, हम अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं। अपनी बीवियों की बिगड़ती आदतों को एक दिन वो घर के बाहर खिड़कियों से देखते हैं। पांचों बहुएं अपने बेकार शौक को पूरा करते हुए सास को नजरअंदाज कर रही थीं। तभी पांचों बेटे अंदर आकर कहते हैं, निकिता, ये सब क्या है? तो मेरी माँ को ऐसे परेशान करती हो, क्या मतलब है? ये पान खाने का क्या मतलब है? और पायल, तुमने तो हद ही कर दी। कपड़े पहनना तो तुमने जैसे भुला ही दिया है क्या? मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि मेरी माँ को तुम ऐसे तंग करो। माफ कर दीजिए, हमें लगा माँ जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। निकिता, मेरी माँ सिर्फ अंधी हुई है, उनके 5 ऑर्गन्स अभी भी अच्छे से काम करते हैं। बेटा, इन्हें ज्यादा मत डांट। मैं तो कह रही हूँ बस अपनी मर्जी का काम करो, पर ऐसा मत करो जिसमें अपनी बूढ़ी अंधी सास को इतना सताओ। देखा, माँ अभी भी तुम सबके बारे में फिक्र कर रही है। बस थोड़ी सी फिक्र तुम पांचों भी कर लो तो सब अच्छे से हो जाएगा। माँ जी, हम सबको माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, अब से ऐसा नहीं होगा। जी माँ जी, हम शर्मिंदा हैं, माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, तुम सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, और मुझे क्या चाहिए। इस तरह से पांचों बहू खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करके रहने लगती हैं। अमीर और गरीब की शॉपिंग। 19 वर्षीय कीर्ति अपनी मां सविता के संग मुंबई की पिछड़ी बस्ती में रहती थी। सविता लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी बेटी कीर्ति का भविष्य संवारने के लिए भरसक कोशिशें कर रही थी। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं भी काम काज करके घर की जरूरतें पूरा करने में आपका साथ दूंगी। अगले दिन कीर्ति तड़के सवेरे उठकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है।
वो कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देती है, मगर बदकिस्मती से उसको छूछे हाथ ही घर लौटना पड़ता है। कीर्ति बिटिया, आ गई तू? कहीं बात बनी तेरी? नहीं माँ, जहाँ देखो घूसखोरी के दलाल डेरा डाले बैठे हैं, कहीं भी कदम ना जमा पाई मैं। बम्बई जैसे बड़े शहर में हम गरीबों के लिए दो ही काम है, या तो अमीरों के घरों में गुलामी करना, या थक हार कर उनके कारखाने के दलदल में कूदकर आजीवन 5-10 हजार के भत्ते पर काम करना। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत गरीबी की स्याही से लिखी है। ये बस्ती और ये दूभर जीवन ही हमारे जीवन का कड़वा सच है। अगले दिन कीर्ति एक कपड़ों के कारखाने में संलग्न होकर काम करती है। देखते ही देखते 1 महीने का पड़ाव पार हो जाता है और कीर्ति को पगार मिलती है। माँ, ये देखो, मेरी पहली पगार पूरे 5500 रुपए। अरे पर तनख्वाह तो 5000 ही तय हुई थी। मेरी प्यारी माँ, ये 500 रुपए मेरे ओवर टाइम करने के लिए अलग से पगार है। सबसे पहले आज हम शॉपिंग करने चलेंगी, क्योंकि ये साड़ी बेहद पुरानी हो गई है। अपनी सैलरी से मैं आपको एक साड़ी दिलवाना चाहती हूँ। अरे बेटी, पहले बनिए का बकाया चुकता करा, वरना तो दाना पानी बंद कर देगा तो हमारे घर का चूल्हा उदास पड़ जाएगा। कीर्ति सारा उधार चुकता कर देती है। उधार चुकता करने में पूरा 4000 का बिल बैठ गया है। अब मेरे पास ही 1500 रुपए ही शेष बचे हैं। इसमें भी 750 रुपए तो दूध का ही दाम है। मतलब शॉपिंग के लिए मेरे पास केवल 750 ही रुपए हैं। अरे कीर्ति बेटी, हम गरीब के लिए इतने पैसे भी बहुत हैं। दोनों माँ बेटी बस्ती से कुछ दूर लगे सस्ते से बाजार में चली जाती हैं, जहाँ कीर्ति ठेले पर लगी एक साड़ी उठाकर कहती है, अरे भैया, ये साड़ी कितने की है? कीर्ति के पूछने पर साड़ियों का विक्रेता सीबू कहता है, मात्र 700 शुल्क है इस साड़ी का। अरे भाई, ऐसा क्या खास हीरा मोती जड़ा है इस साड़ी में? तुम तो एकदम गला काट दाम बता रहे हो। ये सुनकर सविता हिचकिचाते हुए कहती है, मगर हमारे पास केवल 750 ही है। थोड़ा तो सस्ता लगाओ ताकि मैं अपने खातिर भी कुछ खरीद सकूं। अरे माताजी, ऐसी प्योर सूती की साड़ी इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर गरीब माँ बेटी आगे चल देती हैं। तभी उनके कदम फुटपाथ पर बिक रहे सूट साड़ी पर पड़ते हैं। वो धीना नाम का एक शख्स बेच रहा होता है। आओ आओ बहनों, ले जाओ, मात्र 100 रुपए में सुंदर सुंदर सूट और साड़ियाँ। कपड़ों की दर सस्ती होने के कारण दोनों माँ बेटी अपने लिए एक एक कपड़े खरीद लेती हैं और सविता कहती है, देखा कीर्ति बेटी, सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ने से ही हमें वही कपड़ा आसानी से सस्ते में मिल गया। हाँ माँ, अभी भी हमारे पास 550 रुपए बचे हैं। क्यों ना इससे कुछ और भी खरीद लिया जाए? बेटी, ज्यादा खर्चीला होना सही नहीं। क्या पता कि हम गरीबों पर कब कौन सा कहर टूट पड़े। इन बचे खुचे पैसों को बुरे वक्त के लिए बटोर कर रखने में ही समझदारी है। जहाँ एक और गरीब लोग हर एक छोटी से छोटी शॉपिंग में भी सैकड़ों बार मोल भाव करने के बाद खरीदारी करके चंद पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलकर घर का रुख करते थे, वहीं अमीर काया अपनी पॉलिटिशियन पिता की एम्बेसडर कार में सवार होकर मुंबई के सबसे महंगे मॉल में शॉपिंग करने आती है। यार काया, पिछले 5 घंटों से शॉपिंग कर रही है तू। जानती भी है 5 लाख से भी ज्यादा का बजट बन चुका है। रिलैक्स यार अनन्या, इतना पैनिक क्यों हो रही है? मेरे पिताजी पॉलिटिशियन हैं, उनके पास बहुत पैसा है और मेरे पास 1-2 नहीं पूरे 5 क्रेडिट कार्ड हैं। सारा दिन भी शॉपिंग करूंगी तो भी खत्म नहीं होने वाले। जहाँ एक और गरीब मोल भाव के साथ अपनी एक एक पाई शॉपिंग पर सोच समझकर खर्च कर रहे थे, वहीं अमीर काया बिना किसी बार्गेनिंग के शॉपिंग पर बेहिसाब पैसे फूका करती थी। जहाँ गरीब सब्जियों के दाम घटने पर देर रात खरीदारी करने जाया करते, तो वहीं अमीर लोग बड़े मॉल से उन्हीं सब्जियों फलों को 4 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदा करते थे। एक दिन काया के पिता उसके पास आकर कहते हैं, क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? कुछ नहीं डैडी, अनन्या की शादी के बारे में सोच रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है शादी में पहनने के लिए क्या शॉपिंग करूँ। काया बेटी, ऑलरेडी तुम्हारा कबर्ड सैकड़ों एक्सपेंसिव ड्रेसेस से भरा पड़ा है। मैं तो कहता हूँ उन्हें ही शादी पर पहन लो। डैडी, आप तो जानते हैं ना कि काया जो कपड़े एक बार पहन लेती है उसे फिर रिपीटेड नहीं पहनती है। काया की सोच शॉपिंग के लिए कुछ इस तरह थी, तो वो कीर्ति की सोच पर एक नजर प्रतिबिंबित करते हैं। कीर्ति बिटिया, कल तेरी बचपन की सहेली बेला की शादी है, पर तूने कोई तैयारी नहीं की। माँ, किसने कहा कि मैंने तैयारी नहीं की? मैंने अपनी पगार से बेला की ब्याह के लिए सुंदर सुंदर 2 साड़ियों की शॉपिंग की है। और खुद के लिए क्या लिया? माँ, अभी पिछले महीने ही मैंने वो सूट खरीदा था। तू इतना सस्ता सूट पहनकर बेला की शादी में जाएगी? माँ, हम गरीबों की बस्ती में कौन सी कोई बड़ी हस्ती आने वाली है? ब्याह की भीड़ भाड़ में सभी की नजरें दुल्हन पर रहेंगी, ना कि मुझ पे। मैंने सूट के साथ पहनने के लिए एक रोज के लिए सुहानी की सैंडल मांग ली है। अब एक दिन के लिए क्यों बेफिजूल सैंडल की शॉपिंग पर पैसे फूकना?
अमीर काया और गरीब कीर्ति की शादी के लिए की गई शॉपिंग में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अमीर काया को सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की पड़ी थी, वहीं कीर्ति ने अपने लिए 1 पैसे की खरीदारी न करके अपनी सहेली बेला के लिए शॉपिंग की थी। कुछ सप्ताह बाद माँ, बप्पा की दया कृपा से मैं कमा रही हूँ, इसीलिए इस बार बप्पा की विदाई के लिए हम किसी फुटपाथ या सस्ते दुकान से खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि मॉल से कपड़े खरीदेंगे। इसलिए मैंने अपनी पगार की आधे आध कमाई को सहज ही बचा लिया था। दोनों माँ बेटी उसी मॉल में चली आती हैं, जहां काया अपने पिता के संग पहले से ही मौजूद थी। माँ वो देखो, वो चमकीला कपड़ा बप्पा की प्रतिमा पर खूब फबेगा। अरे भैया, इस अंगरखे का क्या दाम है? या इट्स ओनली 2050 रुपीज। अरे भाई साहब, 1 मीटर कपड़े का इतना दाम, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। सही सही रेट लगा लो। अरे 2050 रुपए कौन से ज्यादा है जो इतने से पैसों के पीछे बार्गेनिंग करी हो? इससे महंगा तो मेरी एक ब्रांडेड लिपस्टिक होती है। मेम साहब, आप बड़े लोग हैं, 2000 आपके लिए हाथों की मैल है, मगर हम गरीबों के लिए महीने भर घर चलाने का जरिया। हमें गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विदाई के बाद गरीब बच्चों के खाने का बंदोबस्त भी करना है। बेटी, जिसने गरीबी देखी होती है उसके लिए हर एक पाई की कीमत होती है। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। जाने कितने महीने और साल से मैं महंगी शॉपिंग करके पैसे पानी में बहा रही हूँ। शॉपिंग के आगे कभी सोचा ही नहीं कि इससे कई अनाथ गरीब बच्चों की भूख मिट सकती है। गरीब की शॉपिंग समेत पैसों के बचाव ने काया की महंगी शॉपिंग के शौक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, सच है, संसार में अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई बढ़ती जा रही है, मगर अगर अमीर शख्स के साधारण महंगे शौक को सीमित करके भी आसानी से किसी गरीब भूखे का पेट भर सकता है। एक टीवी वाली 5 बहुएं। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पर पहुंचती है, कुंती की 5 बहुएं हॉल में लगी टीवी के आगे आकर जमावाड़ा लगाते हुए रिमोट पर धावा बोलती हैं और रूबी कहती है, छोड़ दो। वही तो जेठानी जी, जिद मत करो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? टीवी के रिमोट पर हाथ पहले मेरा पड़ा था, पर नजर पहले मेरी गड़ी थी। अरे टीवी के पीछे लड़ते झगड़ते कहीं देर ना हो जाए, तब तक हमारा पसंदीदा प्रोग्राम खत्म ही ना हो जाए। मानवी की बच्ची, तू तो चुप कर, सारा दिन मजे से टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अरे मैंने क्या तुम्हारी आंखों पर डेरा डाले रखा था? हम चारों की पसंद तुमसे एकदम अलग जो ठहरी। तुम्हें तो सिर्फ मर्द वाले शो पसंद है, कभी कुश्ती देखती हो, कभी क्रिकेट। अरे तो क्या, जैसे सास बहू और साजिश देखूं? अरे ओ मानवी, ये साजिश से भरी हुई सीरियल तो जेठानी जी को ही मुबारक हो। मैं तो सिर्फ सुर संग्राम देखती हूँ। अरे लाओ रिमोट, मेरे शो का समय हो चला है। अरे सुर संग्राम सीरियल देखकर कौन सा तुम स्वर कोकिला बन जाओगी? अरे जेठानी जी, सुर संग्राम सीरियल नहीं है, रियलिटी शो है। 5 बहू के बीच टीवी देखने को लेकर जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। ऐसे में रिमोट की छीना झपटी तो होनी ही थी। सभी रिमोट उनके हाथों से छूटकर दूर खड़ी कुंती के पास पहुंच जाता है। शाबाश मेरी बेशरम बहुओं, 8 बजे और तुम पांचों के बीच मनोरंजन को लेकर महाभारत न छिड़े। भला ऐसा किसी दिन होता है क्या? तभी पांचों अपनी अपनी दलीलें पेश करती हैं। देखो ना सासू माँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसके बावजूद भी ये चारों एक टीवी के पीछे कैसे मुझसे लड़ झगड़ रही हैं? वाह जी वाह जेठानी जी, तो एकदम सास बहू की सीरियल वाली साजिश रच रही हैं। क्योंकि जेठानी ही एक दिन मेरे सुर संग्राम शो के लिए आप अपने सीरियल का त्याग नहीं कर सकते? अरे मेरी समझदार सासू माँ की बेवकूफ बहुओं, क्यों बेवजह लड़ने झगड़ने में वक्त बर्बाद कर रही हो? साफ तौर से समाचार लगा लो, देश भर की खबरें आ रही होंगी। निशा भी ना जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे एक टीवी के पीछे हम 5 बहुओं के बीच घर में क्या कम माहौल बिगड़ा हुआ है जो तुम इसमें देश भर की चिंता और शुमार करना चाह रही हो? टीवी के पीछे 5 बहुओं के बीच हो रही तू मैं देख कुंती बौखलाकर जोर से चीखती है, बस बंद करो, पांचों की पांचों अपनी बकैतियां। एक टीवी के पीछे 5 कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो? बिना चू चपड़ किए शांति के साथ बैठकर एक सीरियल संगीत नहीं सुन सकती? कुंती का भड़का हुआ स्वरूप देखकर योगिता जोरदार तालियां बरसाते हुए कहती है, वाह माँ जी, गजब, आपने तो मजा ही दिला दिया। आपकी आवाज सुनकर शोले का गब्बर याद आ गया। शोले से याद आया, आज जी सिनेमा चैनल पर 9 बजे शोले फिल्म आने वाली है। सास बहू साथ बैठ कर देखेंगे। वाह, नहीं, क्या बात है। सास की एक बात भेजे में भले ना घुसे, मगर टीवी पर आने वाला हर एक शो संगीत के बोल का बखूबी अता पता है तुझे। ये सुनकर चारों मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। ये बात सिर्फ योगिता बहू पर ही नहीं, बची हुई तुम चारों पर भी लागू होती है। जाओ जाकर पांचों खाना परोसो। कभी ये जी में नहीं आता कि पांचों साथ मिलकर संजीव कुमार की रसोई से कुछ नया खान पान सीख लें। रसोई घर में आते ही टीवी के पीछे फिर से लड़ने लगती हैं। सारे फसाद की जड़ तुम चारों हो। काश कि मैं इस घर की इकलौती बहू होती, तुम मजे मारकर आराम से टीवी देख सकती। मेरा सुर संग्राम शो खत्म हो गया।
अरे ओ ध्वनि, ज्यादा सुर संग्राम किया ना तो रसोई कहीं कुश्ती के मैदान में ना बदल जाए। आवाज सुनकर एक बार फिर कुंती वहाँ आकर कहती है, एक पल के लिए भी तुम पांचों लुगाई के बीच खटर पटर बंद नहीं हो सकती। ऊपर वाले को भी इन पांचों पनौतियों को मेरे पल्ले ही मढ़ना था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह ध्वनि जल्दी टीवी के आगे पसर कर संगीत सुन रही थी। तभी मानवी रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देती है। अरे ओ मेरी सास की बड़ो बहू, टीवी का चैनल किससे पूछकर चेंज किया? 10 बज चुके, आज सोनी पर WWE शुरू होने वाला है, मगर अभी तो पूरे 5 मिनट बाकी हैं। अरे क्या पता शो पहले ही शुरू हो गया तो। दोनों के बीच ही बहस छिड़ जाती है। तभी कुंती देवी वहाँ आकर माथा पकड़ते हुए कहती हैं, लो जी, मनोरंजन के पीछे इनकी महाभारत सवेरे सवेरे ही शुरू हो गई। सासू माँ, मुझे रेसलिंग शो देखना है, ध्वनि से कहिए रिमोट मुझे दे दे, वरना क्या कर लोगी तुम? सीधे तौर से रिमोट मुझे सौंप दो वरना सूद दी जाओगी। चुप करो दोनों, ये मेरा घर है, मार काट का मैदान नहीं जो खुले सांड की तरह लड़ रही हो। तभी बाकी तीनों भी वहाँ पधार जाती है और रूबी कहती है, अरे 10 बज गए, जल्दी से स्टार गोल्ड लगाना, संडे स्पेशल में हम साथ साथ हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम 3 बंदरियों की ही कमी बची थी। अरे इस रिमोट और टीवी की सर्वोपरि हकदार मैं हूँ। ऐसा क्यों? अरे कल रात रिमोट का सेल समाप्त हो गया था और पूरे 15 रुपए देकर मैंने 2 सेल खरीद कर लेकर आई हूँ, तो हुई ना रिमोट की असली हकदार। इसलिए आज सारा दिन समाचार चलेगा। अरे ऐसे कैसे? भूलो मत, डिश का रिचार्ज मेरे बैलेंस से होता है और वो सारे पैसे मेरे ही 5 पांडव के जेब से मांजे जाते हैं। क्यों बहू, अपनी सास को बेवकूफ समझा है? अब ये तय कर लो कि साथ बैठकर हम साथ साथ देखना है समाचार, देखना है संगीत या फिर कुश्ती। मुझे हम पांचों को टीवी के पीछे लड़ते खुद भी अच्छा नहीं लगता है। बेहतर होगा कि आप हम पांचों के कमरे में अलग अलग टीवी लगवा दो। अरे मेरे बेटे कोई सरकारी मुलाजिम या टाटा बिरला नहीं जो पल भर में 5 टीवी आ जाएं। इस एक टीवी से ही चुपचाप काम चलाओ, वरना रिमोट ले जाकर बक्से में बंद कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिसाल तो समझ ही गई होगी। रिमोट के बंद होने की बात सुनकर पांचों के बीच जैसे भरत मिलाप उभर आता है। पांचों साथ मिलकर टीवी देखने लगती हैं, मगर कुंती के जाते ही पांचों लड़ने झगड़ने लगती हैं। तुम पांचों फिर शुरू हो गई? अरे तंग आ गई हूँ मैं। जी तो करता है गंगा में जाकर बैठ जाऊं। ये टीवी ना होकर जैसे तुम पांचों बहुओं के लिए लाइलाज टीवी की बीमारी बन गई है। अब से हर एक दिन तुम पांचों में से हर जन अपने पसंद की सीरियल संगीत देखेगा, मगर उस पल दूसरा वहाँ मौजूद नहीं होगा। ठीक है माँ जी, हमें मंजूर है। कुंती के कहे अनुसार पहले दिन ध्वनि संगीत सुनती, दूसरे दिन योगिता समाचार, तीसरे दिन रूबी सीरियल देखती और चौथे दिन मानवी कुश्ती और 5वें दिन निशा कार्टून देखती। मगर टीवी के रहते भी वो पांचों एक समान खालीपन महसूस कर रही थी। फिर एक रात जैसे ही हॉल में आती हैं, तो वो देखती है कि उसकी पांचों बहू एक साथ सोफे पर पसरी एक ही शो देखते हुए ठहाके मार रही थी। अरे तुम पांचों एक साथ? आज सवेर का सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा था क्या, जो महाभारत भरत मिलाप में बदला दिख रहा है? माँ जी, अब ये भरत मिलाप आपको अपनी पांचों बहुओं के बीच रोजाना देखने को मिलेगा। हम पांचों हमेशा टीवी के पीछे लड़ती तो थी, मगर इन 5 दिनों के पड़ाव में हमें सबक मिल गया। हाँ माँ जी, जो सुकून साथ बैठकर टीवी देखने में है वो अकेले कहाँ है। तो आखिरकार मेरा ये पैतरा काम कर ही गया। मेरी पांचों बहुओं, इस बात को गांठ बांध लो, जो खुशी आपसी साझेदारी सहमति में शामिल होती है उसे ही कहते हैं परिवार का प्यार। माँ जी, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। गरीब लड़की की जादुई सोने की डोली। दुल्हनों की डोलियों का दौर आदिकाल से चलता आ रहा है। दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दाम दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान, गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे।
पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन हैं? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी। मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साज-बाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साज-बाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। हे जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साजबाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपत्ति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है, बिटिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए। अरे बौरा गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तो इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है। सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो। ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है, इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी।
वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है, अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती। जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते ना तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है,
कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे काम का तबादला हो गया है। मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल। कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है। आपका घर नहीं, शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है। ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली
सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है।